हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रहा होगा। पर बहुत सारे बच्चों का जो है अभी तक प्रिपरेशन हो नहीं पाया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे कि प्रिपेयर कैसे करें हम अपने एग्ज़ाम के लिए, और लास्ट में देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से लिखें। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चंस का आंसर बच्चों को पता होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जानते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा बनेगा, एकदम 1000% श्योर होते हैं वो। पर उनको ये नहीं पता होता है कि किस तरीके से लिखा जाए तो प्रॉपर नंबर मिले, पूरे नंबर मिले, कटे नहीं नंबर कहीं पर भी। ठीक है, यहीं पर गलती हो जाती है बच्चों से। वो एक सही फॉर्मेट में नहीं लिख पाते आंसर को, जिसके कारण से वो नंबर कट जाते हैं। ठीक है, आपने कई बार एप्लीकेशन लिखा हुआ, तो एप्लीकेशन क्या एक फॉर्मेट है पूरा। ठीक है, पहले सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट, इस तरह से पूरा एक मतलब फॉर्मेट है। अगर आप एक भी लाइन स्किप करते हो तो आपको उस लाइन का नंबर कट जाता है। अगर आपने सब्जेक्ट नहीं लिखा या सब्जेक्ट ऊपर नीचे कर दिया तो भी आपका नंबर कटना ही कटना होता है। डेट आपने ऊपर नीचे कर दिया, डेट गलत फॉर्मेट में लिखा तो भी आपका नंबर कटेगा ही कटेगा, क्योंकि एक पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। ठीक है, तो सेम किसी भी कोर्स सब्जेक्ट का हो, किसी भी पेपर का हो, आंसर के लिखने का एक फॉर्मेट होता है कि क्या आंसर किस तरीके से लिखा जाए जिससे टीचर को दिक्कत ना हो पढ़ने में और समझने में, और वो फिर समझकर आपको नंबर दे सके। ठीक है, तो हमें हमेशा क्या करना होता है, टीचर के लिए आसान करना होता है, काम को ईजी बनाना होता है, जिससे वो हमें अच्छे नंबर दे पाए। ठीक है, तो आज इसके बारे में भी बात करेंगे। और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, प्रिपेयर करने का तरीका नहीं जानते, बस वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाद में फिर उनको समझ में नहीं आता, यार पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा कुछ भी। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और हिस्ट्री का मतलब ही होता है बोरिंग। तो आज का जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है एमए हिस्ट्री का रहने वाला है। क्यों? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि डी ई नब पर आपको एमए हिस्ट्री की क्लास दी जाती है। ठीक है, अभी उसका सिलेबस पूरा हो पाया नहीं है, टाइम हमारे पास कम है, सिलेबस पूरा हो पा नहीं रहा। तो बहुत सारे बच्चे क्या हैं, जो अगर घर पे आप स्टडी कर रहे हो तो आप जल्दी पढ़ पाओगे। मेरे साथ क्या होता है कि मैं वीडियो बनाने के लिए पहले मुझे पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसको एक वीडियो को बनाने में ही ऑलमोस्ट 7 दिन का टाइम लग जाता है। 2 से 3 4 5 दिन 7 दिन, कम से कम 7 दिन लग जाता है, ज़्यादा तो पता नहीं। ठीक है, तो इस तरह का होता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर आप घर पे अपने पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप जल्दी कवर कर सकते हो। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, किसी पे भी जाइए, वहाँ पे पूछ सकते हो। स्पेशली मैं आपको बोलूँगा कि आप कमेंट कीजिएगा, मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर आपको अक्सर रेगुलरली मैसेज का मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, एमए हिस्ट्री के लिए तैयारी कैसे करें। क्योंकि जो इसमें पूरा जो टॉपिक चलने वाला है वह एमए हिस्ट्री से रिलेटेड चलेगा और इग्नू से रिलेटेड चलेगा, कि इग्नू के लिए बच्चों के लिए तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज़ आ जाता है यहाँ पर बुक और सपोर्टिंग मटेरियल। जैसे जो भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा ये इग्नू के अंदर में ऑप्शन मिलता है कि आपको बुक लेना है या नहीं लेना है। अगर आप बुक नहीं लेते तो आपका 15% फीस कम हो जाती है। ठीक है, 15% 10% जो भी होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अब इग्नू की बुक होती कैसी है, सबसे पहले बात करें तो इग्नू की बुक, अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हो जो फर्स्ट डे से पढ़ना पसंद करते हो, लास्ट तक पढ़ते हो और बिल्कुल डीपली पढ़ना पसंद है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बनाकर एकदम अच्छे से, तब इग्नू की बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है कि इग्नू की बुक, कई बार आपने सुना होगा टीचर से कि बुक की लैंग्वेज में बताओ। आप हिस्ट्री लिख रहे हो तो हिस्ट्री में ये नहीं बोलोगे ना उसने मार दिया, ये कर दिया। तो एक प्रॉपर बुक की लैंग्वेज होती है, तो उस बुक की लैंग्वेज के लिए इग्नू की बुक बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, आप ये कह सकते हो, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे राइटर्स, जो बड़े बड़े राइटर्स उन्होंने लिखा है। अदरवाइज आपके पास नहीं है तो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है इग्नू के बुक में, क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा लगता है, लेंथी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इस समय पे जैसे आज 14 फरवरी है और 4 मार्च से आपका एग्जाम है, 20 दिन ऑलमोस्ट बाकी है, तो 20 दिन के लिए इग्नू की बुक ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती यहाँ पर। तो आपको दूसरे चीज़ के लिए जाना पड़ेगा, यहाँ पर आता है आपका सपोर्टिंग मटेरियल। ठीक है, जो बुक्स आती हैं सपोर्टिंग मटेरियल की, उसको खरीदनी पड़ेगी। वो होती कैसी है, तो यहाँ पे जो मार्केट में कई सारी पब्लिकेशंस हाउस है, ठीक है, वो अपनी बुक बेचती हैं, आप उनकी बुक से स्टडी कर सकते हो। जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो नीरज पब्लिकेशंस की बुक आती है। ठीक है, आप ज़्यादातर इग्नू के स्टूडेंट्स के पास नीरज पब्लिकेशंस की बुक देखोगे, उससे आप स्टडी कर सकते हो। अब दोनों में अंतर देखा जाए तो दोनों में अंतर क्या है, तो ये जो इग्नू की बुक होती है वो लेंथी होती है, उसके अंदर में पूरे चैप्टर का समरी के साथ में दिया होता है। वहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर नहीं दिया होता, आपको उसमें से पढ़ के बहुत सारी चीज़ें समझ कर फिर आपको छांट कर लिखना पड़ता है। पर सपोर्टिंग मटेरियल में क्या है कि उसमें हर चैप्टर का
3 से 4 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करके वहाँ पे बताया होता है कि इसका आंसर ऐसा बनेगा। साथ साथ में सपोर्टिंग मटेरियल में एक बेनिफिट ये है कि आपको पिछले 10 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 5 साल का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है। आप उस क्वेश्चन पेपर को भी अगर सॉल्व करते हो तो आप मान लो आपका 80% जो है ना एग्जाम का तैयारी हो चुका है। अगर आपने 10 साल के, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया, असाइनमेंट पेपर को सॉल्व कर दिया, तो मान लो आपने 80% एग्जाम की तैयारी कर ली, ठीक है। 10 साल का सिर्फ 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और आपका एग्जाम की तैयारी हो गई, आप ये मान के चल सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो इग्नू की बुक है, इग्नू की जो क्वेश्चन पेपर जो बनते हैं ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, साल बाय साल रिपीट होते हैं, क्योंकि वो हर बार नया क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, वो बुक वही है, सब्जेक्ट वही है, सिलेबस वही है, तो क्वेश्चंस ज़्यादातर टाइम रिपीट होते हैं। मैथ का थोड़ी ना है कि यार पिछली बार 2 पूछा था, इस बार 4 पूछ लिया तो डिजिट चेंज कर दिए, ऐसा नहीं होता। पिछली बार अकबर के बारे में पूछा था तो उस बार दूसरे के बारे में नहीं पूछेगा, अकबर वो हमेशा वहीं पर रहेगा वो, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा तो अब नया से कौन सा सभ्यता बनाएगा, नेक्स्ट ईयर भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पूछेगा, ठीक है। तो भले ही चीज़ें एक छोड़ के दूसरी चीज़ें पूछ ले, तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं, ठीक है, समझ में आता है। तो आपको अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको कौन सा टाइम है, आपके पास में कितना टाइम है और आप किस चीज़ से अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मैं ज़्यादातर आपको प्रेफर ये करूँगा, अभी के समय के हिसाब से आप सपोर्टिंग मटेरियल ले लीजिए, उससे पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर इन दोनों के अंदर में जो बुक की लैंग्वेज है आपको इग्नू वाले बुक के अंदर में अच्छी मिलेगी, इसमें उतनी ज़्यादा बुक की लैंग्वेज नहीं होती है, ठीक है। बट एक बार अपना ओपिनियन जो मेरा है ये मैंने आपको बताया, आप अपना बाकी कैरी कीजिएगा, पर ज़्यादा टाइम है नहीं तो सपोर्टिंग मटेरियल के साथ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा जाता है द वे ऑफ स्टडी, सबसे मेन चीज़ आ जाता है। अब यहाँ पे हमने बुक तो सेलेक्ट कर ली भैया कि हमें सपोर्टिंग मटेरियल से ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, 20 दिन बाकी है, अब कैसे पढ़ें। तो सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, सबसे पहले चैप्टर के नाम को समझो, चैप्टर के नाम में है क्या। जैसे सपोज करो एक MA हिस्ट्री का चैप्टर कोई भी हम ले लेते हैं, जिसमें लोकतांत्रिक राजनीति करके एक चैप्टर है आपका MHI 02 में, ठीक है, जिसके ऊपर भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपकी वीडियो कल आ जाएगी, ठीक है। MHI 02 के अंदर में लोकतांत्रिक राजनीति करके एक चैप्टर है। तो सबसे पहले हम उसके क्वेश्चंस, जो चैप्टर का नाम है उसको समझेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक मतलब क्या, डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के अंदर में किस तरह की राजनीति होती है, डेमोक्रेसी को लेकर क्या चीज़ें चलती हैं, किस तरह से उसका विस्तार हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ये इस चैप्टर के अंदर में आता है। तो थोड़ा सा ना आपको नाम को समझकर चीज़ें चलनी पड़ेंगी। जब भी चैप्टर आप स्टडी कर रहे हो, चैप्टर को क्लियर करने की बैठे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके क्वेश्चंस को पढ़ोगे, पीछे जाओ, सबसे पीछे जाओ पेज पे, क्वेश्चंस को पढ़ो कि क्या क्वेश्चंस बनते हैं। सपोर्टिंग मटेरियल से पढ़ रहे हो तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को छांट लो। पहले ही आपने 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठाया है, 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठाया है, सारे क्वेश्चंस को छांट लो, एक पेज पे लिख लो कि भैया इस चैप्टर के अंदर में टोटल 10 क्वेश्चन बनते हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि हर बार तरीका सेम नहीं रहता, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाता है, क्वेश्चन वही रहता है, तरीका बस चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन पूछे गए 10 साल के अंदर में, या 8 क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो 5 को ले लो, अपने सामने रख लो, अब चैप्टर को खोलो, अब उसके हिसाब से पढ़ते जाओ, ठीक है। अब पढ़ने का मतलब यह है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन आपने उठाया क्या है, ठीक है। उसके बाद में उसके आंसर को रिलेट करो, ठीक है, उसके आंसर को रिलेट करो, समझो, और कोशिश ये करो कि जो भी चीज़ें रिलेट कर रहे हो वो आज के करंट एग्जाम्पल से आप रिलेट करके देख पाओ, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हो, ज़्यादातर कोशिश ये करो कि अगर अमेरिका की वो एग्जाम्पल दे रहा है या ब्रिटेन का एग्जाम्पल दे रहा है तो आप भारत के नज़रिए से उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि आपको बाहर का चीज़ें याद नहीं रहेगा, पर इंडिया के नज़रिए से देखोगे तो आपको याद रहेगा। जो कल अगर आप ये वाला MHI 02 वाला जो वीडियो आप देखोगे तब आपको उसमें काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो वे ऑफ स्टडी में ना, अगर आप मान लो बुक से पढ़ रहे हो तो बुक्स में यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, हर चीज़ का अलग अलग टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे टॉपिक सबका अलग अलग बटा हुआ है, ठीक है। लोकतांत्रिकरण हो गया, ठीक है। लोकतांत्रिकरण का जैसे आधुनिक वाला और प्राचीन वाला लोकतांत्रिकरण क्या है, लोकतंत्र क्या है, प्राचीन और आधुनिक लोकतंत्र क्या है। तो सबसे पहले क्या है, टॉपिक वाइज ना आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले समझो डेमोक्रेसी है क्या, ठीक है। फिर आधुनिक डेमोक्रेसी किस प्रकार की थी, फिर प्राचीन डेमोक्रेसी किस प्रकार की थी। ये यूट्यूब पे आपको लाखों हजारों वीडियोस मिल जाएंगे टॉपिक वाइज में, क्योंकि इग्नू का सिलेबस किसी ने ज़्यादा पूरा तरह से करवा नहीं रखा, ठीक है। तो टॉपिक वाइज में अगर आप वीडियो ढूंढोगे तो मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल्स पढ़ लो छोटे छोटे, ठीक है, जिससे आपको सिर्फ टॉपिक को समझना है। क्योंकि आप MA में आ चुके हो, MA की तैयारी कर रहे हो, तो अगर एक बार आप टॉपिक समझ जाओगे ना तो आप अपने आप आंसर बना के लिख सकते हो। दूसरा जाता है कि रफ रीड करो,
ठीक है, आप अगर बुक आपके पास है या सपोर्टिंग मटेरियल भी दोनों है, तो टॉपिक लिया, रफ रीड किया बुक में, निशान लगाया आपने फटाफट। निशान लगाने के बाद चैप्टर खत्म हुआ आधे घंटे के अंदर में, आपका 1 घंटे के अंदर में सारे जो निशान जहाँ जहाँ लगा रखा है आपने सभी को उठाओ, एक जगह पे इकट्ठा कर दो। रफ रीड के अंदर में दोबारा से उसको रफ रीड करो, इकट्ठा करो। अच्छा पॉइंट ये वाला यहाँ पे बनता है, तो उसको पॉइंट आउट करो, पॉइंट्स बनाओ उसके। ठीक है, जैसे पॉइंट्स कैसे बनाना, आप मान लो लोकतांत्रिक वाला पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे ब्रिटेन के बारे में पढ़ रहे हो, तो ब्रिटेन के अंदर में पढ़ रहे हैं कि ब्रिटेन का लोकतंत्र की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, बना कैसे। तो औद्योगिक क्रांति जैसे शुरुआत होती है ब्रिटेन के अंदर में, तो वहाँ से लोग अपने अधिकार मांगने शुरू कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सब मांगने लग जाते हैं। ठीक है, अब जो लोग औद्योगिकरण आया तो भाई फैक्ट्री बनने लगी, फैक्ट्री में अब काम किसको दिया जाए, किसको काम ना दिया जाए, ठीक है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, किसको कितना पैसा दिया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब आपस में मतभेद हुआ तो वहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत होने लगती है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग आंदोलन होते हैं, उसके हिसाब से शुरुआत होता है। तो आप उन सब चीज़ों में से जो आपको लग रहा है ना इंपॉर्टेंट है उसको पॉइंट करो। अब देखो, आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे इंपॉर्टेंट लगे ये जरूरी नहीं है, तो सबका अपना अपना व्यू होता है, तो आप अपने हिसाब से उसको अंडरलाइन करो। और आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको जो बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपने जो क्वेश्चंस छांटे हैं सिर्फ उन्हीं का आंसर पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, क्योंकि बुक के अंदर में बहुत सारी फालतू चीज़ें भी दे रखी हैं। फालतू कहने मतलब ये नहीं कि फालतू खराब की है, काम की है वो भी, पर अब आपके पास टाइम कम है तो वो आपके काम की नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करना है। उसके बाद में ये हो गया आपका, उसके बाद में हमारा बच जाता है प्रैक्टिस करना। तो उस सभी क्वेश्चंस को एक बार में प्रैक्टिस करो, एक बार में रीड अपने आप करो, उसको लिखने की कोशिश करो, क्योंकि लिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इग्नू के अंदर में, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के ले लो, या एमए हिस्ट्री है तो मेनली लिखना ही लिखना रहता है। ठीक है, एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं सारा चीज़ को, वे ऑफ स्टडी को। वे ऑफ स्टडी के लिए आपके ने हमने 2 तरह की बुकें देखी, सपोर्टिंग मटेरियल और आपका इग्नू की बुक हो गई। ठीक है, आप दोनों अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पहला वाला लेके चलते हैं हम सपोर्टिंग मटेरियल को, जिसमें सपोर्टिंग मटेरियल के अंदर में सबसे पहले आपको जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके 5 साल के 6 साल के जो भी क्वेश्चंस आए उस चैप्टर से रिलेटेड, उस क्वेश्चंस को आप इकट्ठा करो, एक पेज पे लिखो, अपने सामने रखो। उसके बाद आप समरी को पढ़ो बुक के, ठीक है, चैप्टर के समरी को पढ़ो कि इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या चीज़ें पूछा जा रहा है। उसके बाद आपने समझ लिया कि अच्छा ये पूछा जा रहा है, फिर रफ रीड करो, रफ पॉइंट बनाओ, उसके अंडरलाइन करो, अच्छा ये चीज़ ऐसे ऐसे है, आपने अंडरलाइन कर लिया, सब कुछ ओके है, डन है। उसके बाद प्रैक्टिस पे जाओ, प्रैक्टिस पे जाने के बाद सारे पॉइंट्स को अपने एक नोटबुक में लिख लो, आपका वही नोट की तरह काम करेगा, नोट्स की तरह काम करेगा। यहाँ पे एक गलत आदत बच्चों की ये भी होती है, वो अक्सर बोल रहे थे सर आप अपने नोट्स दे दो, या फिर अक्सर वो किसी न किसी टीचर के या किसी न किसी के नोट्स ढूंढ रहे होते हैं। वो नोट्स का फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, ये भी बता देता हूँ मैं। अगर जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आप करते हो तो आपके लिए ईजी ये है कि आपको फील होगा कि आप एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हो। अगर कल होकर कोई पूछ लेना आपसे कि ये वाला टॉपिक का आंसर क्या है तो आप उसको बता पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे ही पास होकर नहीं आए हुआ, एमए हिस्ट्री कर रहे हो, आगे नेट की तैयारी करोगे, प्रोफेसर के लिए जाओगे, तो बहुत बड़ा एक लेवल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियरी है। पर अगर आप मान लो मेरे नोट से पढ़ते हो या किसी और के नोट से पढ़ते हो तो क्या होगा, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने डाला था उसके अंदर में, आपने वो पढ़ लिया, जरूरी तो ना कि वही आएगा, उस समय के हिसाब से मुझे वो इंपॉर्टेंट लगा। और मैंने अभी एक बात दोहराई थी आपको कि आपने जो पॉइंट बनाया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि वो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट हो। सेम वही चीज़ आपके साथ भी है कि जो मैंने पॉइंट्स बनाया वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो सब जो भी जितने भी पर्सन होते हैं सबका व्यू अलग अलग होता है, तो आपको इस चीज़ के नज़र में अपना खुद का एक नोट्स तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, और इस वाले में कहना है एक दिन में आप 2 चैप्टर का टारगेट रखोगे, 2 करते करते आप पूरा खत्म कर सकते हो। ठीक है, हर एक बुक का एक चैप्टर करोगे ना तो भी हो जाएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन वाइज होते हैं ना उसमें आपको बहुत सारे तो ये दिखेंगे कि इस चैप्टर का तो क्वेश्चन ही नहीं आया हुआ है, क्योंकि टोटल इग्नू के अंदर में सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर में 10 ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और टोटल एक सब्जेक्ट के, अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के MSI 01 भी ले लोगे ना तो MSI 01 के टोटल 23 चैप्टर हैं, तो 23 क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, सिर्फ बनने आपके 10 ही हैं। ठीक है, आने सिर्फ 10 ही हैं, करने सिर्फ 5 ही हैं। तो आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन के लिए तैयारी करना है, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो करने के लिए हमें 5 ही आना है, 10 है, करना 5 है, तो हमें सिर्फ 5 की तैयारी करनी है, पूरी बुक 23 चैप्टर की तैयारी नहीं करनी। तो उसके लिए क्या है जरूरी कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को छांटो, उसके हिसाब से तैयारी करो, आप फिर उसको कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट आ जाता है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
अब मैंने तैयारी तो कर ली भैया, मुझे ये इसका आंसर मिल गया, इसको ऐसे करना है, पर अब मुझे तरीका नहीं पता कि इसको किस तरह से फॉर्मेट, क्या रियल फॉर्मेट है आंसर लिखने का। और इग्नू के अंदर में सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं लिखने के ही, ठीक है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में भी कटते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर पेज भर के आओगे तो नंबर मिलेंगे, वो आपकी किस्मत है। पर अगर आप सही फॉर्मेट में लिख कर आओगे तो पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। पेज भरने पे नंबर नहीं मिलते। फॉर्मेट सही तरीके से होगा आपका, टीचर को समझ में आ रहा होगा आपकी बातें, तो नंबर देगा, और बहुत अच्छे नंबर देता है। तो यहाँ पे कुछ 6 से 7 पॉइंट है। नॉर्मली मैं बेसिकली जब मैं खुद भी इस पॉइंट्स को फॉलो करता हूँ, कभी भी आंसर कोई भी लिख रहा होता हूँ तो ये पॉइंट्स को फॉलो करता हूँ, जिसके बाद में 3-4 पॉइंट्स के अंदर में मेरा चीज़ें क्लियर होती हैं और आंसर अच्छा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो आप भी अगर इनको फॉलो करते हो तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छा लिख पाओ, ठीक है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, ये मेरा तरीका है कि स्टडी करने का, शायद आपको अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रीड ट्वाइस एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जब कभी भी मैं क्वेश्चन पेपर का आंसर दे रहा होता हूँ तो सबसे पहले मैं जो भी क्वेश्चन डिसाइड किया कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूँगा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन को 2 से 3, 4, 5 बार पढ़ता हूँ, जब तक मुझे वो क्वेश्चन समझ में ना आए कि हाँ ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। कई बार क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में ना क्वेश्चन कहना कुछ और चाहता था, हम समझ कुछ और देते हैं और लिख कुछ और देते हैं। तो ये जल्दीबाजी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो 2 बार 3 बार पढ़ो क्वेश्चन ऊपर कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जिस समय आपको समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो सिर्फ आप आंसर उसी का दोगे। नहीं तो क्या होता है कि क्वेश्चन ने पूछा हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कैसे हुआ या पतन कैसे हुआ, और आप बता रहे हो हड़प्पा सभ्यता के अंदर में नगरी सभ्यता कैसी थी, ठीक है। पतन के बारे में आपने बताया ही नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ दिखा हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के अंदर में हम पूरे टाइम क्या पढ़ते हैं, नगरीय सभ्यता पढ़ते हैं। आपने नगरीय सभ्यता पूरा बता दिया, और जबकि क्वेश्चन में लास्ट में पूछा हुआ था पतन का कारण बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ें सबसे मेन चीज़ है कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, समझो कि क्या है क्वेश्चन। उसके बाद में आप ये देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि क्या है क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखो व्हाट्स द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है। डिमांड होती है सबकी, एक डिमांड एंड सप्लाई होती है। भैया क्वेश्चन ने डिमांड किया कि मुझे हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानना है, हड़प्पा सभ्यता के इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानना है, तो आप उसी के बारे में बताओगे ना। या डिमांड वो कर रहा है, आप बताओगे कुछ और, सप्लाई किसी और चीज़ की दोगे, तो वो क्या होगा, डिमांड सप्लाई मैच नहीं करेगा और आपकी लाइन क्रैश कर जाएगी। मतलब क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब लोगों को ज़रूरत है दूध की, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पानी, तो क्या होगा, लोग तो भूखे मर जाएंगे भैया, चाय नहीं मिलेगा उन्हें, ठीक है। पानी पीकर क्या करेंगे, उनको तो चाय बनाना है। तो इस तरह से डिमांड को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन के डिमांड को, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समझ में आता है। ये 2 चीज़ तो आपका क्वेश्चन का हो गया। ये मेरा पहला पॉइंट होता है, ये जो 2 है ना, मैं अपने हिसाब से इसको पहला पॉइंट कहता हूँ कि पहला पॉइंट के अंदर में अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड व्हाट्स द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। इसके अंदर में आपका एक ही चीज़ क्लियर हो जाता है कि भाई आपको क्वेश्चन पेपर का पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। आपको ये 2 चीज़ समझ में आ गई ना, तो समझो आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आप पढ़ कर गए हो, आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। अब सबसे पहले आता है कि सबसे पहले लिखूँ क्या। कई बार हमारे बचपन से प्रॉब्लम होती है कि टीचर्स हमें कुछ बात करनी होती है तो हम अपने दोस्त को कहते हैं कोहनी मारकर कि भाई चल तू बोल दे, तू हल्का सा बोल दे, बाकी तो मैं पूरा खत्म कर दूंगा। अपने बॉस से कुछ कहना होता है कि भाई चल तू थोड़ा सा बता दे, मैं बाकी मैं पूरा खत्म कर दूंगा। अक्सर आपके पीछे वाला भी यही कह रहा होता है कि यार थोड़ा सा तो हिंट दे दे, बाकी मैं कर दूंगा। तो ये जो थोड़ा सा होता है ना, शुरुआत, स्टार्टिंग, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और अगर स्टार्टिंग आपकी खराब है तो आपका सारा कुछ खराब है। सपोज करो आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट क्या जाता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब आंसर यहाँ पे लिखना है, एकदम शुरुआत अच्छे तरीके से लिखना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो क्वेश्चन हमारा आता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बताओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट्स में डालेंगे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। आपने डाला यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, मान लो लिखा हमने, पॉइंट्स बनाया, आगे हड़प्पा सभ्यता है क्या, सबसे पहले इसको समझाओ। हड़प्पा सभ्यता है क्या, तो हड़प्पा सभ्यता भारत, ठीक है, और जो आधुनिक भारत, अभी इस समय के भारत पाकिस्तान के अंदर में फैली हुई एक सभ्यता है, ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा मतलब नगरीय सभ्यता के तौर पे देखा जाता है, जिसका नगरीय सभ्यता जो था सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, प्रसिद्ध सभ्यता के तौर पे जाना जाता है। इसमें अलग अलग प्रमाण के साक्ष्य मिले, ठीक है। इसके अब पतन के कारण हम इस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है, कल्पना करते हैं, ऐसा जो भी चीज़ें हैं ऐसा हम बताते हुए जाएंगे। वहाँ पे मतलब 4-5 लाइन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया कि भैया हड़प्पा सभ्यता क्या है, ये भी समझ में आ गया, और पतन का क्या कारण है हम आगे बताने वाले हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, ये भी हमने बता दिया, ठीक है। 5 लाइन के अंदर में, 5 से 6 लाइन के अंदर में हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। फिर यहाँ पे आता है राइट इन अ पॉइंट्स, या फिर इससे पहले आता है राइटर नेम। राइटर नेम मतलब ये नहीं कि किताब किसने लिखी है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पॉलिटिकल थिंकर था, ठीक है, जो इतिहासकार था वहाँ पर, उस इतिहासकार का नाम डालो, ठीक है। जैसे मान लो जॉन लॉक हो गए, कोई भी किसी भी इतिहासकार का नाम ले लो, ठीक है।
जॉन लॉक हो गए, किसी भी इतिहासकार का नाम हमने उठाया वहाँ पे लिख दिया भैया। वो ऐसा नहीं कि किसी भी हड़प्पा पूछ रहा है तो हड़प्पा वाले का बताओगे, आप किसी और का नहीं बताना है, ठीक है। किसी का भी याद आ रहा है आपको वो बता दो, ये नहीं। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो भारत के अंदर में रखालदास बनर्जी, ये सब का हम नाम डालेंगे। रखालदास बनर्जी की क्या वहाँ पे आइडियोलॉजी थी हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर, वो बताएंगे, ठीक है। तो वो हमने बताया रखालदास बनर्जी का। उसी बात ना दूसरा कोई राइटर और आपको याद हो तो वो लिख लो, उसका बता दो, ठीक है। टाइम पीरियड बता दो कि क्या टाइम पीरियड है। तो सबसे मेन चीज़ है, जैसे ही आपने राइटर का नाम लिखा ना, जो पॉलिटिकल थिंकर है, इतिहासकार है, उसका नाम लिखा ना, तो टीचर को ये लग रहा होता है कि भैया ये बंदा ना लगता साल भर पढ़कर आया है। आगे फिर वो पढ़ने की सोचता भी नहीं है आपका आंसर को कि कितने नंबर देना, वो देखकर वहीं पर नंबर देना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ क्या होता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन कितना शॉर्ट और ब्रीफ हो, जो पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया हो। मैंने एक बच्चे का आंसर पढ़ा तो पूछा गया क्वेश्चन यही, हड़प्पा सभ्यता का पतन क्या है, कैसे हुआ। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है, आधे लाइन का, हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बताओ, हड़प्पा सभ्यता का पतन की विवेचना करो, ऐसा करके क्वेश्चन आ गया। अब वो बंदा पहले पूरा हड़प्पा सभ्यता को समझाया 3 पेज में, लास्ट में 1 पेज के अंदर में उसने बता दिया हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अब बताओ क्वेश्चन का नंबर कितना है, 20। अब उसको कितने नंबर मिले होंगे? टोटल टीचर ने दिए 8 नंबर। रीजन क्या है कि भैया 3 पेज में तू तो हड़प्पा सभ्यता बता रहा है, क्या है पतन कहाँ बताया तूने? पतन मैंने पूछा था ना, पतन बता। तो वहाँ पे डिमांड किसी और चीज़ की थी और सप्लाई इसने किसी और चीज़ की दे दी, जिसके कारण से नंबर नहीं मिले। तो यहाँ पे हो जाता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब शॉर्ट और ब्रीफ, जो पूछा गया वही बताओ, जिस चीज़ की डिमांड है उसी चीज़ की सप्लाई करो, राइटर नेम यूज़ करो, ठीक है। जो भी इतिहासकार है उनका नाम यूज़ करो। रखालदास बनर्जी हमने यूज़ किया कि भैया रखालदास बनर्जी ने ये कहा था, दयाराम साहनी ने ये कहा था, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, ये सारे आपके नाम आ गए। तो उसके बाद 4-4 लाइन उनके डाल दोगे ना, लाइन सबके सेम ही है, हड़प्पा सभ्यता के अंदर में ये याद नहीं है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप कर सकते हो, उसको नंबर मिल जाते हैं। फिर आता है पॉइंट्स में लिखो भैया, पॉइंट्स में। अब बहुत सारे बच्चों को होता है सर मुझे पॉइंट्स बनते ही नहीं है, पॉइंट्स बनते नहीं है। पॉइंट्स बनेंगे ना, अभी तो मैंने बताया पॉइंट्स बनेंगे। ऊपर जब हमने अभी पढ़ा था वे ऑफ स्टडी, उसके अंदर मैंने बताया रफली स्टडी करो। रफली स्टडी करने के बाद आपको जो जो लग रहा है कि भैया ये वाला जो है ये पॉइंट्स है, रफली स्टडी के अंदर में आपको लगा कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, सबको लिख लो। कुछ भी हो अंट कुछ दिक्कत नहीं है। आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हो तो वहां पे देखा आपने कि स्विमिंग उसके बारे में दे रखा है, स्नानागार के बारे में दे रखा है, तो आपको स्नानागार समझ में आया, अच्छा लग रहा है वर्ड, पॉइंट अंडरलाइन कर दिया उसको। दे रखा है गलियां एक दूसरे को काटती थी, तो गलियां आपको अच्छा लग रहा है, उसको पॉइंट अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। आगे दिख रहा है कि ना निकासी के, जल निकासी के लिए, तो जल निकासी आपको अच्छा लग रहा है, पॉइंट अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो ये इसी तरह से तो पॉइंट बनता है, कोई अलग से स्टडी करके थोड़ा ना आता है यार कि पॉइंट बनाना है। तो इस तरह से आप पॉइंट बना सकते हो। पॉइंट्स में लिखोगे तो ये नहीं है पॉइंट्स में लिख रहे हो ना, तो पॉइंट्स का लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे पॉइंट डाला, ऐसे किया, उसके बाद ना आप उसको 2 से 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करो। पॉइंट्स को तो एक्सप्लेन कर सकते हो, पूरा पैरा को लिखोगे ना तो आपके पास 2 लाइन भी नहीं है, पर अगर आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे तो आपके पास 4 लाइन है, ठीक है। 4 लाइन में लिखा, ऐसे कर करके आपने 10 पॉइंट मान लो एटलीस्ट बनाया। पैरा में ट्राई करो कि पैरा में डिवाइड करो, राइटर्स का नाम को पूरा पैरा में लिखो, अच्छे से लिखो, पैरा के अंदर में 3-4 पैरा बनाओ। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी आता है कि सर किसी भी क्वेश्चन को हम कितने ज़्यादा पेज में लिखें, हिस्ट्री मतलब पेज भरना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम आपको 4 पेज 5 पेज इनफ है हिस्ट्री के अंदर में, क्योंकि उससे ज़्यादा डिजर्व नहीं करता। आप उतना ज़्यादा भर दोगे ना तो फिर नंबर नहीं मिलता। सबसे पहले आपका पहले पेज में आ गया कंक्लूजन हो गया आपका, ठीक है, थोड़ा सा कंक्लूजन, उसके बाद में आपने बता दिया राइटर का 1-2 कि इनका क्या मानना है, उसके बाद में आपका आ जाता है कि पॉइंट्स क्या है, उसके ऊपर में अपने क्वेश्चन के ऊपर में वापस आ जाओ, जिस चीज़ की डिमांड है उस चीज़ की सप्लाई करो, ठीक है, उसको पूरा थोड़ा ब्रीफली बता दो अच्छे से 10-12 पॉइंट के अंदर में, वो हो गया आपका 3 पेज इतना में भर जाता है। उसके बाद में लास्ट में आ जाता है कंक्लूजन। परिणाम क्या निकलता है भैया, क्या मानना है, परिणाम क्या निकलता है। अगर उस क्वेश्चन के अंदर में बनता है तो बनाओ, जबरदस्ती नहीं है कि घुसा दो, ठीक है, जबरदस्ती वाला नहीं करना है, घुसाना नहीं है। पर अगर उस क्वेश्चन के अंदर में कंक्लूजन बन रहा है, एंड ऑफ द कंक्लूजन, निष्कर्ष निकल रहा है कुछ, तो निष्कर्ष बनाओ, कंक्लूजन बनाओ, ठीक है, एंड करो क्वेश्चन को, क्योंकि निष्कर्ष पे ही एंड होता है ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम लोकतांत्रिक वाला जो चैप्टर उसके में बात करेंगे कि आधुनिक लोकतांत्रिक और प्राचीन लोकतंत्र के अंदर में, तो वहाँ पे कंक्लूजन बनेगा कि क्या है, ठीक है, किस विचारक ने क्या कहा, वहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हो आप। अब कंक्लूजन भी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, यार क्या लिखूं, कंक्लूजन में क्या लिखूं। कुछ नहीं कंफ्यूज होना है भैया, आपने ऊपर में पढ़ा ना, ब्रीफ स्टार्ट किया, ब्रीफ से लेकर वापस से आपको रफ रीडिंग करनी है, अपने खुद के आंसर की रफ रीडिंग करनी है। यहाँ पर रफ रीडिंग करनी है, जो जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना उसको उठाना है और कंक्लूजन में डाल देना है कि भैया ये मुझे समझ में आया, एंड ऑफ द गेम ये समझ में आया है, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन का
जो आंसर है आपका सॉल्व हो जाता है। अब मैं आप सभी बच्चों से उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें समझाया हूँ ये मैं खुद डेली लाइफ में अपनी यूज़ करता हूँ, मैंने अपने एग्ज़ाम में यूज़ किया है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप अपने इसके हिसाब से एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करोगे। वीडियो आपने लास्ट तक देखा होगा तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपने वीडियो लास्ट तक नहीं देखा होगा तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि आप अच्छे से आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब आपको 20 से 24 मिनट का आपको वीडियो समझने के लिए पेशेंस नहीं है तो आई कांट एक्सपेक्ट कि आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो और अच्छा नंबर गेट कर सकते हो, और आप डिजर्व भी करते हो एमए के स्टूडेंट होना। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, आप अपनी तैयारी कीजिए। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको डाउट सॉल्व कर सकूँ आपके। आप कमेंट कर सके पूछ लीजिएगा, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, इवन आप व्हाट्सअप के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको उस चीज़ों का हेल्प मिले। ठीक है, और आपको क्या लगता है कहीं पे कोई पॉइंट छूट रहा है, कोई पॉइंट आपके हिसाब से ऐड होना चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।